नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं स्वर संधि के ही एक और अन्य भेद को, जिसका कि नाम है यण संधि। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि यण संधि की क्या पहचान होती है, क्या स्वरूप होता है, कौन कौन से इसके वर्ण होते हैं जिनके द्वारा इनको पहचाना जाता है, किन किन वर्णों के स्थान पर कौन कौन से नए विकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी जो MPPSC का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो भर्तियाँ अभी निकली है उनके लिए भी, जिन लोगों ने संस्कृत विषय के ऑप्शनल लिया हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उत्तम साबित होगी, तथा 9th और 10th के वे छात्र जिनके एग्ज़ाम अभी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हम शुरू करने जा रहे हैं स्वर संधि के ही एक और भेद को, जिसका नाम है यण संधि। देखिए, यण संधि जो कि अपने नाम से ही फेमस होती है, पता चलती है कि यण आखिर नाम क्या है, यण होता क्या है। तो यण के नाम से हम आपको बतला देते हैं कि यण शब्द के अंतर्गत, यण प्रत्याहार के अंतर्गत या, व, रा और ला, ये 4 अक्षर की प्रमुखता होती है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये चार वर्ण आते हैं और जब हम यण संधि को पढ़ते हैं तब हमारे सामने इन चारों वर्णों का प्रमुखता से उनका दर्शन हमें होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो वर्ण हैं आप किस प्रकार से इन वर्णों को पहचान सकते हैं। तो स्वर संधि की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है। भगवान पाणिनि ने एक सूत्र लिखा जिसका नाम है इको यणचि। इस सूत्र से यण संज्ञा होती है, इस सूत्र से यण संज्ञा होती है। लेकिन कब होती है? जब इक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के बाद में अच प्रत्याहार होता है। अच प्रत्याहार, इसका तात्पर्य होता है स्वर। अच का मतलब होता है स्वर और इक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या है ई, उ, री और लरी। ये 4 वर्ण इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब जब इक प्रत्याहार, जब पूर्व पद के अंत में इक प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, यानी कि ई होता है, उ होता है, री होता है, लरी होता है, ये 4 वर्ण होते हैं, तब जाकर के उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में अच होने चाहिए। लेकिन अच मतलब क्या? अच भी एक प्रत्याहार है दोस्तों। अच भी एक प्रत्याहार है जो कि स्वरों को इंगित करता है। अच प्रत्याहार को हम स्वरों के नाम से भी संबोधित करते हैं। अच कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वो 9 प्रकार के स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, इस प्रकार से 9 स्वर होते हैं। तो इन 9 स्वरों में से जब उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में असमान स्वर होगा, असमान स्वर से तात्पर्य कहने का यह है कि इक प्रत्याहार में जो 4 वर्ण आते हैं ये चारों भी स्वर होते हैं। ये चारों वर्ण भी क्या होते हैं? ये भी स्वर होते हैं। तो स्वर पूर्व पद के अंत में जब इन चारों वर्णों में से कोई होता है तब उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में भी स्वर होना चाहिए। लेकिन स्वर कैसा होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। दोस्तों, यदि यहाँ पर समान स्वर हो जाएगा, यदि ई, उ या आ, इन चारों में से कोई असमान स्वर हो जाता है, इन तीनों में से कोई समान स्वर हो जाता है, तो वहाँ पर यण संधि नहीं होगी, वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे यदि यहाँ ई है और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में भी ई स्वर आ गया तो दोनों मिलकर के दीर्घ संधि का निर्माण कर देते हैं, जो कि यण संधि में नहीं हो पाएगी, वो यण संधि फिर मानी नहीं जाती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इक प्रत्याहार के बाद में जब अच प्रत्याहार होते हैं या स्वर होते हैं या असमान स्वर होते हैं तो इन चारों वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार हो जाता है। क्रमशः कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? तो यण प्रत्याहार हो जाता है। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या या, व, रा और ला। यानी कि जब पूर्व पद के अंत में ई होगा और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में कोई स्वर होगा, असमान स्वर, तब ई को हटा करके उसके स्थान पर या बैठ जाता है। ऐसा ही ऊ के साथ होगा तो ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाता है, लरी के स्थान पर ला हो जाता है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें बताया क्या गया है।
यण संधि जो होती है उसमें बतलाया जाता है कि जब इक प्रत्याहार अर्थात ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों की हम बात करते हैं कि ये 4 वर्ण जो है वो कहाँ होंगे, पूर्व पद के अंत में होते हैं तथा उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में कोई भी स्वर होता है लेकिन असमान स्वर जो यहाँ है वो वहाँ ना हो। इस प्रकार से असमान स्वर यदि होता है तब ऐसी स्थिति में इन चारों वर्णों को हटा करके ये वर्ण आ जाते हैं। यानी कि ई के स्थान पर या आ जाता है, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लरी के स्थान पर ला वर्ण हो जाता है। यही इनका फॉर्मूला है। अब देखिए हम कुछ आपको उदाहरण बताते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किस किस वर्ण के स्थान पर कौन कौन से वर्ण होते हैं। ई, ऊ, री और लरी, इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः या, वा, रा और ला, ये 4 अक्षर हो जाते हैं। 4 के स्थान पर 4 अक्षर हो जाते हैं। अब देखिए मैं आपको उदाहरण बतलाता हूँ कि उदाहरण किस प्रकार से हम देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला उदाहरण जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि धन अपि, यदि धन अपि, ये पहला उदाहरण हम आपको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से यण संधि होती है। तो देखिए यण संधि किस प्रकार से इसमें होगी। यदि शब्द जो है, इस शब्द के देखिए अंतिम अक्षर में कौन सा शब्द है, यदि शब्द के अंतिम वर्ण में है ई, देखिए यह आया ई। अब देखिए उसके बाद में उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में कौन सा अक्षर है, आ है। आ क्या है, आ भी स्वर है, लेकिन स्वर होने के साथ साथ आ यहाँ कैसा स्वर है, असमान स्वर है, यानी कि वो ई की तरह दिखने वाला स्वर नहीं है, ई से भिन्न स्वर है। अब यदि भिन्न स्वर है तो दोनों ही हमारी कंडीशन यण संधि के साथ साथ मिलती है, यण संधि की परिभाषा इस पर घटित तो होती है। तब हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर हम या कर देंगे और आ ऐसा ही रहेगा। इसके बाद में या हम इसमें जोड़ देते हैं, या में या भी आधा है, हलंत है, तो इसमें हमने आ जोड़ दिए तो बन गया या पूरा। अब दोनों शब्द जब मिलते हैं तो बन जाते हैं यद्यपि। दोनों अक्षर जब मिल जाते हैं वर्ण सम्मेलन होता है, तो वर्ण सम्मेलन के बाद हमें पता चल जाता है कि ये जो वर्ण है वो कौन से वर्ण है, तो यद्यपि शब्द मिल जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए मैं आपको बताता हूं, अति धन आचार, अति धन आचार हुआ। अब देखिए अति का अंतिम वर्ण है ई, इधर है आ, तो ई के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा, या वर्ण हो जाता है। ई के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो ई के वर्ण स्थान पर या आदेश हो जाता है, या, और ये बड़ा आ है तो ये हम इसमें जोड़ देते हैं बड़ा आ। अब बन जाएगा, अब ई ता में से हमने ई को निकाल लिया था, अब बचा क्या, ता जो है वो आधा है, तो अत्याचारः। इस प्रकार से यण संधि हो जाती है। अब इसकी एक सामान्य से आपको मैं पहचान बता देता हूँ जिससे कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसको हमें कैसे पहचानना है, हम इसको पहचानेंगे कि ये जो अक्षर है या है, वा है, रा है और रा है, इन चारों अक्षरों के जो पहले वाले अक्षर होंगे, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, वे हमेशा आधे होते हैं। जैसे देखिए यद्यपि में देखिए या के पहले का जो दा है वह आधा है, अत्याचार में देखिए या के पहले जो ता है वो आधा ता है। ये इसको पहचानने का बहुत ही सरल आसान तरीका है, इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए कि अत्याचार जैसे या लिखा हुआ है, या के पहले का जो अक्षर है वह ता, वह आधा ता है। इस प्रकार से हम और उदाहरण आपको जैसे बतलाते हैं, जैसे मध्वरी, जैसे नया वर्ण आता है मध्वरी, संधि विच्छेद हम करेंगे मधु धन अरि, मधु धन अरि हमने इसको किया। अब देखिए मधु का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ वर्ण है, धन इस बार क्या है, आ है। अब देखिए ऊ और आ दोनों ही असमान स्वर हैं। अब असमान स्वर होने की स्थिति में ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वा हो जाता है, तो ऊ के स्थान पर हम लिख देते हैं वा, और ये आ इसमें हम पूरा जोड़ देते हैं, तो बन जाता है वा। अब देखिए ऊ हमने इसमें से निकाल लिया था, तो धा जो था वो कैसा था, आधा रह गया था, तो माँ ध्वा और री ऐसा कैसा ही हम लिख देंगे, तो बन जाएगा मध्वरी ही। क्या बन जाएगा शब्द, मध्वरी। अब देखिए यहाँ भी जो वा के पहले का जो अक्षर व्यंजन वर्ण है वो कैसा है, आधा वर्ण है। व्यंजन वर्ण जो है वह आधा वर्ण है, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगला वर्ण है, अगला उदाहरण बताता हूं मैं आपको। सुधन आगतम,
अब देखिए सु में जो वर्ण है वो है उ वर्ण, धन इसके बाद में है आ, सु धन आ, तो उ है, उ के बाद में जो स्वर है वह आ है। अब आ और उ दोनों ही असमान स्वर है, असमान स्वर होने की स्थिति में उ के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, वा कर देते हैं, तो बन जाता है वा, वा में हम मिला देंगे बड़ा आ, बन जाएगा स्वागतम। संधि विच्छेद भी हमें करना याद होना चाहिए। स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद हम क्या करेंगे, तो हम सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इस प्रकार से हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए अब मैं अगला उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे ऋकार का उदाहरण है। ऋ शब्द का जो उदाहरण है, जैसे पितृधन आदेशा, पितृधन आदेशा बराबर पित्रादेशा। अब देखिए यहां क्या है, त्रि के बाद में जो शब्द है वो है रि, क्या है शब्द, रि है। अब देखिए रि के बाद में यहां है आ, अब रि और आ दोनों ही असमान स्वर है, रि और आ दोनों ही वर्ण जो है वह असमान वर्ण है। अब असमान वर्ण होने की स्थिति में रि के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि या के ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, रि के स्थान पर रा हो जाएगा और रि के स्थान पर ला हो जाता है। तो यहाँ देखिए रि जो है शब्द उसके स्थान पर रा हो जाता है, रा में हम जोड़ देते हैं आ, अब बना क्या, ता आधा हो जाएगा, बन जाएगा पित्रादेशा। अब देखिए इसमें भी जो रा शब्द है, ये जो रा लिखा हुआ उसके आगे का जो ता शब्द लिखा हुआ है पित्रा, तो रा के आगे जो शब्द लिखा हुआ है वह कैसा है, देखिए आधा है। यह आपको बड़ी आसानी से पहचानना है भाई, कि हम उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो बहुत ही कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बात बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाती है। अब देखिए अगला उदाहरण बताते हैं हम, ऋधन आकृति। रि है, रि के बाद रि के शब्द के स्थान पर हम लिख देते हैं ला, ला कृति, एक ही उदाहरण है रि आकृति का। रि के बाद में आ है, आ स्वर है, तो रि के स्थान पर हम लिख देंगे ला, ला में जुड़ जाएगा आ, ला धन आकृति बराबर हो जाता है लाकृति। इस प्रकार से यण संधि यहाँ पर संपूर्ण होती है। और यण संधि की सिर्फ एक ही आपको खूबी ध्यान रखनी है कि वहां पर या, व, रा और ला, इनके जो पहले वाले व्यंजन होगा, इनके पहले जो भी व्यंजन होगा वह कैसा होता है, आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर कैसा होता है वह, तो आधा अक्षर होता है। तो आपको ये बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी कि यण संबंधी की पहचान, यण संधि की पहचान क्या होती है, कौन कौन से वर्ण इसके प्रमुख होते हैं, क्या क्या हम किस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं, किन वर्णों के स्थान पर कौन कौन से वर्णों के आदेश होते हैं, किन वर्णों के पीछे कौन से वर्ण होने चाहिए। तो एक बार मैं आपको फिर से इसकी ब्रीफ कर देता हूँ, इसकी परिभाषा बतला देता हूँ कि हमें ध्यान रखना है कि जब पूर्व पद के अंत में इक प्रत्याहार हो, इक प्रत्याहार अर्थात चार वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, रि वर्ण और रा वर्ण, रि वर्ण, ई, उ, रि और रि, ये चार वर्ण हो, लेकिन उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में कौन से वर्ण होने चाहिए, तो वहां अच प्रत्याहार के वर्ण होने चाहिए। अच प्रत्याहार मतलब स्वर, लेकिन स्वर कैसा होना चाहिए भाई, समान स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर होना चाहिए असमान स्वर। यानी कि पूर्व पद के अंत में यदि ई है तो उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में ई नहीं होना चाहिए। यदि वहां ई होगा तो वहां दीर्घ संधि हो जाएगी, समान स्वर यदि होता है तो वहां दीर्घ संधि हो जाएगी, और हमें दीर्घ संधि नहीं करनी है, हमें करनी है यण संधि। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो इन चारों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर बा हो जाएगा, रि के स्थान पर रा हो जाएगा और लि के स्थान पर ला हो जाता है। तो बस इतनी सी है यह संधि। उम्मीद करते हैं कि आपको यह संधि समझ में आ ही गई होगी। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वह अनेक लोग, अन्य लोग भी आपके माध्यम से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।